हेलो एवरीवन, मैंने एक छोटी सी वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें पूछा था कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दूँ। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टॉपिक का नाम रखा। तो मैं जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है हर टॉपिक का एक एक करके वीडियो लेक्चर देते जाऊँगा। अभी जैसे उसमें ज़्यादा कॉमेंट था टाइम स्पीड डिस्टेंस का और नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कॉमन फैक्टर, उसके ऊपर क्लास लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी क्लास दे दूंगा एक। अभी मैं कॉमन फैक्टर के ऊपर बात करूंगा। तो कॉमन फैक्टर से एक सवाल फिक्स होता है, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीपीओ दे रहे हो, इवन आप एमटीएस भी दे रहे हो, सीजीएल मेंस भी लिख रहे हो, तो एक सवाल फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। अब आपको उस एक सवाल को देखते ही करना है, क्योंकि कॉमन फैक्टर बहुत आसान होता है। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, उस तीनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख जाओगे तो बस आप सवाल देखोगे, पेन भी नहीं उठाना, सॉल्व करना है। इसी लेवल के सवाल अपने एग्जाम में आते हैं। तो आप एक बार अच्छे से देखो। अगर आप यहाँ देखने के बाद सेकेंडों में सवाल नहीं करते हो तो फिर आप कमेंट करके बताना कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको उस तरीका से ही सिखाऊंगा कि आप देखोगे और करोगे। आ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से। अब आपके सामने क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के आए हुए हैं, कुछ मैं खुद से बना के लेकर आया हूं। तो आपको देखने को मिलेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी। तो ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस थोड़े आसान होते हैं, थोड़े क्या बहुत आसान होते हैं, तभी तो एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम वाले आपको देखते ही 2 सेकंड में हो जाएंगे। जो कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा आपको पेन उठाना पड़ेगा। तो आप थ्योरी को समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना आप 1 सेकेंड में एक क्वेश्चन करोगे। अब ये सामने एक आपके क्वेश्चन है, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट, तब आप इसको कम समय में कर सकते हो। कौन सा है वो कॉन्सेप्ट मेरे भाई? तो कॉन्सेप्ट वो है कि a+b फैक्टर होता है a⁴k + b⁴k के। कब? जब k ऑड होता है, व्हेन k इज ऑड। ये आपको अगर याद है तो आप इसको बस देखते ही आप सॉल्व कर लेते कि 25 और 49 74 होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे आप इसको अगर लिखने का तरीका बदलना चाहो तो भी बदल भी सकते हो। कैसे? आप ऐसे लिखो a⁴k + b⁴k बटे a+b। अगर k ऑड है, इफ k इज ऑड, इफ k इज ऑड, मैं ऊपर लिख देता हूं कि अगर k ऑड है, इफ k इज ऑड, तो यहां पर क्या होगा? रिमाइंडर 0 आएगा। सिर्फ ये a+b के लिए ही नहीं, अगर अलग अलग नंबर हो तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। कल को a b c हो तो भी सेटिस्फाई करेगा। a⁴k + b⁴k + c⁴k बटे a+b+c। जहां पर k एक ऑड नंबर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। जिस किसी को प्रूफ करने का मन होगा वो प्रूफ कर सकता है। k को एक बार 1 पुट करके देखे तो क्या आएगा? k को जब 1 पुट करोगे तो a+b खुद ब खुद ही आ जाएगा। अगर आप k को 3 पुट करके देखोगे तो आपको मिलेगा aq + bq। तो aq + bq को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आप कैसे फैक्टराइज करोगे? a+b * a² - ab + b²। और इसमें a+b आ गया तो a+b डिवाइड कर देगा जब aq + bq रहेगा। इस तरीके से आप a⁵ + b⁵, a⁴ + b⁵, कोई भी ऑड नंबर लोगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिर्फ a+b ही नहीं, a+b+c के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और कल को आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि ये z तक ऐसे दिया हुआ है, तो इसको भी अगर मैं a+b+c+ z से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। अब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको राइट डाउन कर लो अपने कॉपी पे और देखो अब कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये बात समझ सकते हो। शायद बहुत लोग होंगे जो इसको नहीं समझोगे कैसे डिवाइड होगा, कि यहां पर मैं 3 रख दूं तो कैसे डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं बोलूं
कि 12 गुणे 18 17 लिखा हुआ है, तो ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है? तो बोलोगे है। क्यों? क्योंकि 12 गुणे 17 में 12 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 6 से काटूंगा तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं अलग अलग लिखा तो ये क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरे पार्ट को ए प्लस बी से डिवाइड करूंगा तो पूरा पार्ट कट जाएगा और रिमाइंडर 0 देगा। अगर ये मल्टीप्लाइड होकर लिखा रहता 204 और इसको आप 6 से डिवाइड करते तो 0 आता रिमाइंडर। तो बस मैं वही काम किया हूं कि जो नंबर को 6 काट रहा था उसको अलग कर दिया। इसी तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू से ए प्लस बी बाहर कर दिया, जो ए प्लस बी को काट दे तो रिमाइंडर 0 है। आप इसको नोट डाउन करो और देखो इस पे कैसे कैसे सवाल एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है। सब पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं, किसी लोग को शायद नहीं समझ में आया होगा। इसको मिटाता हूं। देखो ये क्या है? 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूले में के हमेशा ऑड रहता है। यहां पर जो 70 है वो इवन है। तो मैं क्या किया कि इस इवन नंबर को ऑड बना लिया। ऑड बनाने के लिए ऐसे किया 5 का स्क्वायर टू द पावर 35 प्लस 7 का स्क्वायर टू द पावर 35। अब मेरे को क्या मिला कि 25 के पावर 35 है और 49 के पावर 35 है। अब क्या है? मेरा जो पावर वाला नंबर है वो ऑड है। इट मीन्स जो नंबर होगा डिविजिबल होगा किसके? ये जो नंबर होगा वो किसके डिविजिबल होगा? तो a प्लस बी के। इट मीन्स 25 प्लस 49 क्या आया? 74। यह 74 का डिविजिबल होगा। तो 74 से ही तो डिवाइड करने के लिए बोला है, तो 74 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। आपको जब भी ऐसा केस का सवाल बने तो मैक्सिमम चांसेस, 100% नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम केस में आंसर 0 ही आता है। जब भी कभी आपको सामने दे दे कि a टू द पावर समथिंग n, b टू द पावर n, c टू द पावर n और इसको डिवाइड करने के लिए बोल दे a प्लस बी प्लस सी से, या फिर जरूरी नहीं कि a प्लस बी प्लस सी हर बार दिखे ही, कल को ये नहीं भी दिखेगा। कल को ये हो सकता है अलग अलग नंबर दे दे x प्लस वाई प्लस जेड, तो भी चांसेस रहता है 99% केस में कि आंसर 0 आएंगे। वो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट 74 दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद 74 आया, फिर भी आंसर क्या आया? 0 आया ना। अब आप आ जाओ अगले सवाल को देखो। मेंस का आया हुआ सवाल है 2019 13 सितंबर का पेपर का। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 32। अब मेरे को पता है कि a टू दी पावर k प्लस b टू दी पावर k है, तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो a प्लस बी क्या होगा? 127 प्लस 97, दोनों को ऐड किया तो 224 आया। 127 प्लस 97 को ऐड करूंगा तो 224 आएगा। अब ये 224 से ये पूरा नंबर डिविजिबल है। 224 से ये पूरा नंबर डिविजिबल है। जब ये पूरा नंबर 224 से डिविजिबल है और 224 को मैं देखा तो ये 32 से डिविजिबल है। कैसे? ये 32 गुणा 7 है, तो 224 32 से डिविजिबल है और 224 से ये नंबर डिविजिबल है। इट मीन्स कि 32 से भी ये नंबर डिविजिबल है और उसका जो आंसर आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। शायद बहुत लोग नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूं। मैं एक नंबर लिया 36, मैं बोला ये 12 से डिविजिबल है, तो हाँ है। 12 से डिवाइड करूंगा 36 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 12 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। इट मीन्स 4 से अगर 36 को भी डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा। 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। इट मीन्स कि 3 से मैं 36 को भी डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा। तो वही बात बोला कि 224 से इसको डिवाइड करूंगा तो कट रहा है और 224 जो है 32 से कट रहा है, तो ये इससे भी कट जाएगा। मतलब 32 से ये बड़ा वाला नंबर भी कट जाएगा। अगले सवाल को देखो। 71 टू द पावर 83 प्लस 73 टू द पावर 83 इज डिविजिबल बाय 36। द रिमाइंडर इज 71 प्लस 73 क्या होगा? 144। 144 से ये बड़ा वाला नंबर डिविजिबल है क्या? 144 36 से डिविजिबल है, हाँ है। तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। 71 प्लस 73 144 होगा
और 71 टू दी पावर 83 प्लस 73 टू दी पावर 83 144 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि 144 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और मैं देखा 144 का ही तो एक फैक्टर है 36, तो उससे भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को, आसानी से सॉल्व हो गया। अगले सवाल को सॉल्व करो। इफ 31 टू द पावर 47 प्लस 43 टू द पावर 47 इज डिवाइडेड बाई 37 द रिमाइंडर इज, कैसे होगा? 31 प्लस 43 कितना हुआ? 74। 74 डिविजिबल है 37 से, हाँ, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। रिमाइंडर क्या होगा? 0। 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा आगे से। आप देखोगे कॉन्सेप्ट आपको याद आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए, लेकिन ये 2 इंटू समथिंग हमेशा इवन होता है, 2 इंटू समथिंग हमेशा इवन होता है। यहाँ पर बोला भी है कि एक ऑड नंबर है, तो मैं उस 2 को अंदर ले लिया। 2 को अंदर लिया तो क्या आया? 8 का स्क्वायर 64 टू द पावर k प्लस 5 का स्क्वायर 25 टू द पावर k। 64 टू द पावर k प्लस 25 टू द पावर k। इसका जो एक कॉमन फैक्टर आएगा क्या आएगा? ये a टू द पावर k प्लस b टू द पावर k, मतलब जो एक कॉमन फैक्टर होगा a प्लस b। तो 64 प्लस 25 कितना हुआ? 89। तो जो ये नंबर होगा k के ऑड के लिए, ये हमेशा 89 से डिविजिबल होगा, ये हमेशा 89 से डिविजिबल होगा। तो जो आपका ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सोचो ये मेंस का सवाल है, आप मेंस के एग्जाम में बैठे हो, ऐसा सवाल आपके सामने आए, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर टिक कर दिए, निकल गए। एवरेज टाइम 1 मिनट समथिंग सेकंड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का पेपर में, और आप 1 मिनट 7 सेकंड या 1 मिनट 16 सेकंड ऐसे होता है। एवरेज निकाल लो, 120 को डिवाइड कर दो 100 से, टाइम पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, आप एवरेज निकाल के देखना, तो 1 मिनट 16 सेकंड के अराउंड आता है। अब बोला कि आप इस क्वेश्चन को 8 सेकंड 7 सेकंड में कर लिए। अब सोचो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप कितना टाइम बचाए। अब जब आप इससे जो समय बचाओगे, जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वहां जाकर लगा दोगे, तभी जाके आपका जो स्कोर आएगा ना 100% स्कोर आ पाएगा। अगर आपको 50 में 50 करना है, 195 197 ऐसे स्कोर करना है, सीपीओ दे रहे हो तो 50 में 50 करना है, सीजीएल दे रहे हो तो 50 में 50 करना है, तो आपको ऐसे कुछ फॉर्मूला याद रहने चाहिए, कुछ शॉर्टकट याद रहने चाहिए, तभी जाके आप कम समय में सवालों को कर पाओगे। और जब तक आप सवालों को, सब में 100 सवालों का नहीं, कुछ सवालों को कम से कम टाइम में करने नहीं सीखोगे, तो जो कुछ सवाल टफ आते हैं उनको आप कर ही नहीं पाओगे एग्जाम के दिन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो अगर मैं बोलूं आपके एग्जाम में 25 सवाल आए, 25 सवाल, तो 25 क्वेश्चंस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कुछ क्वेश्चंस इजी होगा, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होगा और कुछ टफ होगा। तो आप देखो, अगर मैं इजी का काउंटिंग करूं तो ये 12 से 15 होते हैं, ये 6 से 5 से 7 होते हैं, और ये 2-3 ही होते हैं मात्र, 3-4 मान लो, अप्रॉक्स में बता रहा हूं। अब देखो क्या होगा, जो इसको कम टाइम में कर लेगा, फिर जो इसको थोड़ा टाइम देके कर लेगा, उसी के पास ही समय बच पाएगा कि इस 3-4 क्वेश्चंस को करे। और जो इस 3-4 क्वेश्चंस को करता है वही अच्छा रैंक लाता है, अच्छा स्कोर लाता है। तो आपको अच्छा स्कोर लाने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस इन पार्ट पे करना होता है, उसके बाद इसके ऊपर। तो आपको तीनों इसी सीक्वेंस में पढ़ना होता है। पहले सबसे अच्छा कमांड इजी क्वेश्चन पर कर लें, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस पर, फिर जाकर टफ क्वेश्चंस पर, नहीं तो फिर सिलेक्शन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना आप लोग? आ जाओ अगले सवाल को करो। द एक्सप्रेशन 5 टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर 3n हैज अ फैक्टर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है आप देखो। अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी फैक्टर है किसका, तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का। a माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ a माइनस n और b माइनस n का। कब? when n इज एन इंटीजर। n के किसी भी वैल्यू के लिए a माइनस बी फैक्टर होगा। आप कुछ भी पुट करो, n को 1 पुट करोगे तो भी a माइनस बी से डिविजिबल होगा, n को 2 पुट करोगे
तो भी ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा। n को 3 पुट करो तो भी ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा। n को 5 पुट करो तो भी डिविजिबल, n को 7 पुट करो, n को 9 पुट करो, n को 10 पुट करो, हर केस में ये 0 रिमाइंडर देगा। अब सवाल है 5 टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर 3n हैज अ फैक्टर। आप उस n को नॉर्मल नंबर बनाओ, बराबर करो, तो 5 टू द पावर 2n को आप क्या लिख सकते हो 25 टू द पावर n, और 2 टू द पावर 3n को क्या लिख सकते हो 8 टू द पावर n। अब जो ये नंबर डिविजिबल होगा किससे होगा, 25 से 8 गया 17 से, ये 17 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है, 17 एक गुणनखंड है। इजीली सॉल्व हो गया। आओ और सवालों को सॉल्व करो आप। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 756 टू द पावर 283 माइनस 412 टू द पावर 283 इज डिविजिबल बाई 86। मैं क्या बताया था, जब भी ऐसा केस बने तो मैक्सिमम केस में आंसर 0 होता है। अब बिना चेक किए टिक लगा सकते हो। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 756 से 412 घटा लो तो 6 से 2 गया 4, 5 से 1 गया 4 और 7 से 4 गया 3। अगर 344 से ये नंबर कटता है, पहला चीज आप क्या प्रूफ किए कि 344 से ये बड़ा नंबर कट जाएगा कंप्लीटली। तो मैं देखा 344 का फैक्टर है क्या 86, तो चेक करने आया तो सीधा सीधा कट रहा है। 43 दूना 86 और 43 8 है, 2 से काटोगे 2 चौके। तो आपको क्या पता चला कि 344 ऐसा नंबर था जो इसको डिवाइड कर रहा था और 344 खुद 86 से डिवाइड हो रहा था, तो 86 भी इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। इजीली सॉल्व हो गया, आसान सा सवाल था, इसको सॉल्व करो। क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 341 टू द पावर 218 माइनस 156 टू द पावर 218 इज डिविजिबल बाई 259। कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा, तो 341 माइनस 156 किया तो क्या है, 11 से 6 गया 5 और यहां पर 13 से 5 गया 8 आया और क्या मिला आपको 2 से 1 गया 1, ये नंबर 185 आया। अब ये जो नंबर है वो 185 से डिविजिबल है, लेकिन आप अभी भी श्योर नहीं बोल सकते कि 259 से डिविजिबल होगा। श्योर बोलने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या है कॉन्सेप्ट, देखो आप अभी आप 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हो। एक a टू द पावर k प्लस b टू द पावर k हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होता है। दूसरा आप पढ़े वहां पे k ऑड होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े कि a टू द पावर k माइनस b टू द पावर k हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होता है जब k कोई भी इंटीजर हो। थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि a प्लस b इज द फैक्टर ऑफ a to the power k minus b to the power k when k is even, बस इसी 3 कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल बने रहते हैं। जब k इवन होता है तो a to the power k माइनस b to the power k का एक फैक्टर a प्लस b भी होता है। अब आपको पता है k कोई भी वैल्यू तो उसका एक फैक्टर ऑलरेडी a माइनस b है। मैं एग्जांपल के लिए देता हूं कि अगर मैं लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इसके 2 फैक्टर होंगे, एक a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, k कैसा भी नंबर हो, इवन हो ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, a टू द पावर k माइनस b टू द पावर k का एक फैक्टर a प्लस बी होगा ही होगा। लेकिन ये एक कंडीशन हो गया, k जब इवन होगा तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी भी होगा। एग्जाम्पल के लिए आप एक और ले लो, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या हुआ, अलग अलग फैक्टर, फिर से आपको दोनों मिला। तो आपको पता होना चाहिए k इवन होगा तो सिर्फ a प्लस बी फैक्टर होगा, लेकिन k इंटीजर है, कुछ भी है तो a प्लस बी, a माइनस बी हमेशा फैक्टर है इसका, a माइनस बी इसका हमेशा फैक्टर है। अब आपको यहां क्या सवाल है, 341 टू दी पावर 218 क्या है, एक इवन नंबर है। 156 टू दी पावर 218 एक इवन नंबर है। अभी तक आप क्या किए थे, a माइनस बी, मतलब ये वाला फैक्टर का यूज कर लिए थे। अब आप अगला फैक्टर का यूज करो तो 341 प्लस 156।
ऐड किया तो 6 1 7, 5 4 9 और 3 1 4, 497 मिला। अब ये दोनों जो है इसके फैक्टर है, मतलब ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब मैं चेक किया क्या इन दोनों से 259 निकल जाएगा, क्या इन दोनों का एक फैक्टर 259 है, तो चेक कर लेते हैं। चेक किया इसको 259 से डिवाइड करके, अगर ये 259 इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, इसका मतलब ये है कि 259 इस बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देगा। तो आओ चेक किए, 37 7 259, 37 5 185, 7 7 49, 7 1 7। मतलब क्या है कि 259 इनको डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब 259 इनको भी डिवाइड कर देगा, तो जो आपका आंसर होगा 0। तीसरा कॉन्सेप्ट यही था, इसको भी नोट डाउन करना। आगे के सवालों को देखते हैं। देखो क्या है, 31 टू दी पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई। अब यहां पे डिविजिबल नहीं, नॉट डिविजिबल का बात किया गया है। अब यहां पर आपको ये तो पता होगा ना कि 1024 का मतलब क्या होता है, 2 टू दी पावर 10। अब आप देखो ये 31 टू दी पावर 20 है, ये 2 टू दी पावर 10 है, तो कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं 31 टू दी पावर 20 को भी 961 टू दी पावर 10 लिख दिया। कैसे, तो ये 31 का स्क्वायर इंटू 10 है। अब मैं इसको यहां रख दिया। अब मेरे लिए ये सवाल बदल गया, और ये सवाल कुछ इस तरह से हो गया कि 961 टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10। अब ये क्या है, ऊपर जो है ये इवन नंबर है। अब ये ऊपर इवन है तो इसके दो फैक्टर पॉसिबल है, एक 961 प्लस 2 और एक 961 माइनस 2, एक a प्लस बी और एक माइनस बी। जब भी a टू दी पावर k माइनस बी टू दी पावर k रहे और जहां पर k इवन रहे, तो इसके दो पॉसिबल फैक्टर हैं, एक a माइनस बी और एक a प्लस बी। बातों को बहुत ध्यान से सुनना, बस 3 स्टेटमेंट जारी किया हूं। कभी कभी इससे इतने अच्छे सवाल बन जाते हैं कि लोग कर ही नहीं पाते, फैक्टराइजेशन नहीं आता लोगों को। अब आओ इसको हम लोग फैक्टराइज किए, तो 961 से 2 गया, कितना हुआ 959। 961 में 2 ऐड किया, क्या हुआ 963। अब ये दो फैक्टर हुए, लेकिन यहां पे पूछा है किससे डिविजिबल नहीं है। तो आप चेक करो किन किन से डिविजिबल है। क्या 9 से डिविजिबल है, तो 963 को मैं ध्यान से देखा तो ये 9 से कट रहा था, 9 एकम 9 और 9 7 63। तो देखो दो चीज मिला, एक 9 और 107। तो ये जो पूरा नंबर होगा वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 107 से भी डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि इनसे निकले हैं ये दोनों। तो जो आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है गलत हो गया। अब आपको चेक करना है कि क्या 137 सही आंसर है या फिर 32 सही आंसर है। इट मीन्स कि किसी का फैक्टर 137 है या फिर किसी का फैक्टर 32 है, चेक करने के। 32 का तो कोई चांस ही नहीं है, 959 टेढ़ा सा नंबर है। मैं 137 का ट्राई करता हूं कि इसका फैक्टर या नहीं है। तो मैं देखा 7 का टेबल पढ़े पढ़ते हैं, क्योंकि 7 7 49 कटते हुए दिख रहा है, 7 7 49, 13 7 91, 4 95। जब मैं इसको फैक्टराइज किया तो मेरे को मिला 7 इंटू 137। तो क्या मिला मेरे को कि जो ये बड़ा सा नंबर है ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, 137 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 107 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, लेकिन 32 से है नहीं है। मतलब जो आंसर होगा वो 32 होगा। बेहद ही आसानी से कर लिए, बस एक कॉन्सेप्ट आप यूज करके। आ जाओ नेक्स्ट सवाल को देखो। क्या है अगला सवाल, 2 टू दी पावर 18 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। अब आपको यहां पर कोई नंबर नहीं दिया है जिससे डिवाइड करें, यहां पर आपसे बताया है कि किससे डिविजिबल है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इसको कितने तरीके से आप फैक्टराइज कर पाते हो आपके ऊपर है। चलो मैं इसको फैक्टराइज करके सिखाता हूं। 2 टू दी पावर 18 माइनस 1। देखो अपना सोचो, सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदलो। जब आप क्वेश्चंस को देख के सोचोगे तो आपको नए नए तरीके मिलेंगे, और जब तक आप सोचोगे नहीं अच्छे से तो फिर आप कर नहीं पाओगे। मैक्सिमम लोग सिर्फ रट्टा लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो रट्टा नहीं लगाना है, आपको सोचना है। देखो मैं आपको समझाता हूं। 2 टू दी पावर 18 माइनस 1 है, मैं इसको 1 टू दी पावर 18 लिख सकता हूं, तो हाँ। अब मैं इसको 2-3 तरीके से सोच सकते हैं हम लोग। चलो मैं पहला तरीका सोचता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 टू दी पावर 9 माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर 9 प्लस 1। कैसे लिखा,
तो ये 2 टू द पावर 9 का स्क्वायर है और -1 टू द पावर 9 का स्क्वायर है। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी लिख लिया। अब मैं चाहूं तो इस 2 टू द पावर 9 माइनस 1 को भी एक बार एक्सपेंड कर सकता हूं। हाँ, तो आओ एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड किया कैसे? 2 टू द पावर 3 माइनस 1, देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे किया, आराम से लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब के पावर 3 माइनस 1, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 के क्यूब प्लस 1। देखो आपको आंसर मार्क नहीं करना है, सिर्फ आंसर मार्क करना आसान है। इस क्वेश्चन का मैं आपको पर्सपेक्टिव सिखाता हूं, किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या एग्जामिनर सोचता है, एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है। ये अभी CHSL का क्वेश्चन है, कल को इसे मेंस में देना हो तो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को SSC CGL मेंस में अगर डालना हो तो क्या करेगा। अब मैं इनको फैक्टराइज करता हूं। फैक्टराइज किया तो क्या होगा, ये 2 का क्यूब माइनस 1, तो 8 से 1 गया 7, मैं लिख देता हूं 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब का स्क्वायर तो 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3 प्लस होगा ना, प्लस 1। इसको ओपन किया तो 2 का क्यूब प्लस 1, 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3 प्लस 1। अब देखो एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है, आपको फैक्टर काउंट करना शुरू करना। इस 8 से 1 गया 7, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 टू द पावर 6 जो होता है 64 होता है। ये आपको याद रखना होता है कुछ चीजें, क्या क्या याद रखना था देखो। पहले आपको 2 टू द पावर 1 की 10 तक तो मिनिमम याद रहने चाहिए कि ये क्या आता है, बस आप देखो और बोल दो। ये नहीं याद है तो आप टाइम ले लोगे गुणा करने में, तो आप इस चीज को याद कर लेना। 10 तक मैं लिख देता हूं अभी, क्योंकि आप अगर इसको नहीं याद रखोगे तो एग्जाम के दिन आप बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर सकते हो। मैं इसको फटाफट लिख दिया 256, 2 टू द पावर 9 जो होगा 512 और 2 के पावर 10 जो होता है वो 1024। यहां तक मिनिमम रहना चाहिए। अगर आगे आपको याद करना है तो और 2 नंबर याद कर सकते हो। ये जो होता है 64 का स्क्वायर भी होता है, 3 वाला भी याद रहना चाहिए कुछ तक, 3 वाला भी कुछ तक याद रहना चाहिए। क्या 3 टू द पावर 1 सबको याद है 3, 3 टू द पावर 2 भी याद होगा 9, 3 टू द पावर 3 भी याद होगा 27, 3 टू द पावर 4 भी याद होगा 81, 3 टू द पावर 5 भी याद होगा 243, 3 टू द पावर 6 भी याद होगा 729 और 3 टू द पावर 7 याद कर लेना 2187। उसी तरीके से इसको मिटाता हूं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। 5 वाला भी याद रहना चाहिए। 5 वाला क्या होता है, 5 टू द पावर 1 5, 5 टू द पावर 2 25, 5 टू द पावर 3 125। इन सब बातों को क्या करना, नोट कर देना। बहुत बार ये सब नंबर यूज होते हैं, बहुत बार ये नंबर यूज होते हैं, इतना तक याद रहना है। ये क्या है 25 का क्यूब, ये 25 का क्यूब। इस तरीका से एक और नंबर है, उसके भी यूजेस बहुत देखने को मिलते हैं। क्या है वो 7। देखो 7 का क्या यूज है, 7 टू द पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49। 3 तक सबको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। परेशानी जो होता है 4 से होता है, ये होता है 2401। इसका यूज काफी नंबर सिस्टम में करना होता है, बहुत बार पड़ता है। 7 टू द पावर 5 तो जरूरत कम पड़ता है, लेकिन ध्यान रख सकते हो आपको इच्छा होगी तो। लेकिन 7 टू द पावर 4 याद रखना ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना। तो ये आप याद रख लेना। और भी अगर कोई लगेगा इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूंगा, एक 11 का भी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग CI में भी करते हैं। 11 एकम 11 तो सबको पता है, 11 का स्क्वायर भी सबको पता है, 11 का क्यूब भी सबको पता है। प्रॉब्लम कहां से आती है, 11 टू द पावर 4 से। 11 टू द पावर 5 आपको याद रखने का मन है तो याद रखो, नहीं रखने का मन है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ये आप याद नहीं भी रख सकते हो, आपको यहां तक याद रख लेना।
ये भी जरूरत पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि इसकी जरूरत, ये 121 का स्क्वायर है, अदर चैप्टर में भी पड़ेगा, तो मैं आपको सिखाते जाऊंगा जब जिसकी जरूरत होगी। तो जो मैं बताया कुछ नंबर इसमें से ध्यान रख सकते हो आप। ध्यान रखो, आपको जब इसका यूज आएगा ना तब इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। क्या होता है ना, वहां पे जब लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, दिमाग लगाना शुरू करते हैं, वहां पे आप भरबली आंसर टिक कर दोगे। अब देखो कहानी, हम लोग यहां पे थे, अब क्या हुआ, ये 64 और 8 72 1 73, ये क्या है 8 1 9, ये 64 1 65 से 8 घटा दो तो कितना होगा 65 से 57। अब आपसे पूछा गया किससे डिविजिबल है, तो आप इजीली आंसर टिक कर देते 7 से, कोई दिक्कत नहीं होता। कल को इसी सवाल में एग्जामिनर मेंस में डाल देगा और ऑप्शन देगा कि किससे डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, और ऑप्शन कुछ इस तरीका से दे देगा कि एक ऑप्शन दे देगा 73, एक ऑप्शन दे देगा आपसे 19, और एक ऑप्शन दे देगा 7, और फिर एक ऑप्शन दे देगा, मान लो कुछ भी दे देगा 32 ही दे दो। अब इसी सवाल को कुछ भी चेंज नहीं करेगा, इवन डेटा भी चेंज नहीं करेगा, ऑप्शन भी यही रहेगा और लिखेगा 2 to the power 18 minus 1 इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं है। वहां पे ऐसे एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है जो कि मैक्सिमम लोग एक्सपैंड ही नहीं कर पाते, वो सोच ही नहीं पाते। इसको और भी तरीके से सोचा जा सकता है, जैसे 2 to the power 6 का क्यूब माइनस 1 सीधा एक बार में। तो आप इस पे सोचने पे फोकस करो, कैसे ये एक्सपैंड होके क्या क्या लिखा जा सकता है। जनरली लोग लिख ही नहीं पाते। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जैसे इस बार मेंस में 2-4 नए सवाल आए, सब लोग घबरा गए कि बस वो 2-4 सवाल की वजह से ही वो लोग 190 टच नहीं कर पाए, नहीं तो 170 के आसपास तो बहुत लोग भर गए हैं। वही पूछो 190 के पास कितने लोग हैं, तो बहुत कम लोग हो गए। रीजन क्या है, कुछ नए सवाल ऐसे पूछ लिए गए हैं, नंबर सिस्टम से ही, सीरीज से ही, लोगों से सॉल्व नहीं हो पाया। अब ये सवाल आएगा, मैं बोल रहा हूं गारंटी के साथ कि 100% में से 99% बच्चे छोड़ के आएंगे, और जो 1% 0.1% लोग कर लेंगे ना, वही रैंक बनाते हैं, वही सिलेक्शन लेते हैं। तो आपको ढंग से पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट चीजों को इंपॉर्टेंट की तरह पढ़ना होता है। अब देखो, आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको फैक्टराइज करके उतना अच्छे से सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, और इस 3 ऑप्शन को काट ही नहीं पाओगे, तब जाके ना ये आंसर टिक करोगे। बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट सवाल को आप सॉल्व करो, और भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 2 to the power 24 minus 1 is divided by 7, the remainder is, तो आप तो तुक्का लगा दोगे, 0 ही आएगा। कोई और ऑप्शन कहाँ है इसमें, वही आएगा। लेकिन सिर्फ आपको इससे ये नहीं सीखना है कि 0 आएगा, प्रीवियस ईयर सवाल है, इससे अगला चीज क्या सीखना है, कल को इससे सवाल बनाना चाहे एग्जामिनर तो क्या बना सकता है। देखो, मैं यहीं पे सवाल आपको बना के दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ और कर रहा हूं। अब इसी डेटा को मैं यूज किया, 2 to the power 24 minus 1, फैक्टराइज कर देंगे, 2 to the power 12 minus 1 और 2 to the power 12 plus 1, फिर इसको भी फैक्टराइज कर दूंगा, 2 to the power 4 minus 1। कैसे कर रहा हूं, तो एक बार मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी में तोड़ा। अब इसको मैं 2 to the power 4 का क्यूब, इसको भी 2 to the power 4 का क्यूब, अब ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ये क्या आया, 2 to the power 8 प्लस 2 to the power 4 प्लस 1। ये क्या आएगा, 2 to the power 4 प्लस 1 इंटू 2 to the power 8 माइनस 2 to the power 4 प्लस 1, यही आएगा ना। अब आप सॉल्व करना शुरू करो। 16 से 1 गया 15, ये कितना आता है 256, 256 ही आता है ना, हाँ। तो 256 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 56 10 66 6 72 273। सॉल्व कर लो एक बार, देख लो, 256 प्लस 16, 56 10 66 6 72 1 73, सही है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 17, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 256 आएगा, 256 एक 57 से 16 घटाना है तो 241 आया, 241। अब देखो, कल को इस सवाल को अगर मेंस में डालना हो तो मेरे जैसा एग्जामिनर है या फिर एग्जामिनर इस मेरे से भी बेहतर होते हैं
तभी तो वो लोग सवाल बनाते हैं। लेकिन उनका माइंड पकड़ना उनसे भी बड़ा काम होता है। अपन ब्रेन पकड़ के बैठे हैं, क्या वो सोच सकते हैं कल आने वाले एग्जाम में। तो उनको जब पकड़ के बैठे हो ना तो आप और तेज आगे निकलोगे। तो देखो कैसे कल को ये मेंस में सवाल बनाएगा, ये तो आप इजीली सॉल्व कर लिए कि ये डिविजिबल है 7 से, तो 0 आंसर होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल आपको मिल गया है। कोई ना कोई नंबर 7 से कट रहा होगा, इसमें यही कट रहा है। 7 गुणा 13 गुणा 3 है 15, इसको मैं फैक्टराइज किया था, 3 9 27, 3 एकम 3, तो ये 7 गुणा 13 गुणा 3 है। तो इससे पता चला कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है। कौन सा? 2 to the power 24 - 1। लेकिन कल को अगर पूछेगा कि किससे डिविजिबल नहीं है और ऑप्शन देगा, 241 भी प्राइम नंबर है ना, हाँ 241, 17, 13 और साथ में एक ऑप्शन दे देगा 11, और पूछेगा सवाल कि 2 to the power 24 - 1 इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई, तब जाके ही आप लोग परेशान हो जाओगे। फिर बोलोगे नया क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ही नया आया, मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ऐसा क्वेश्चंस कभी कोई पढ़ाया ही नहीं था। तो वो हर बार क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंज करेगा, बस उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन अगर अच्छे से नहीं आता है तो आप कर ही नहीं पाओगे इस सवाल को। बात को समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? चलो आप अगले सवाल को करो। एक क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 मेंस में आ चुका है इस पैटर्न पे, ऐसे क्वेश्चंस के पैटर्न पे, उसमें 73 प्राइम नंबर का ही यूज किया गया था। आप अभी इस बार का भी मेंस का पेपर उठा के देख सकते हो, तो प्राइम नंबर से कैसे कैसे सवाल पूछेंगे आपको पता चलेगा। और मैं जब आया था, फर्स्ट क्लास दिया था फरवरी में, उस टाइम ही मैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम नंबर बताया था। मैं प्राइम नंबर पे भी क्लास ला के दे दूंगा। प्राइम नंबर तो 2 घंटे पढ़ाऊं तो भी कम है। तो प्राइम नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, इस साल के कोई भी पेपर उठा के चेक कर सकते हो। सीधा सीधा प्राइम से ही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अब देखो क्या है, n बराबर 83 to the power 3 - 40 to the power 3 - 43 to the power 3 इज डिविजिबल बाई। अब इसमें आपको दिखना चाहिए कि क्या है, एक a³ - b³ - c³। अगर मैं बोलूँ आपसे कि a³ + b³ + c³ बराबर है 3abc का, या फिर आप अगला चीज देखो कि मैं बोलूँ a + b + c बराबर है 0 का, इसका मतलब क्या आप कंक्लूड करते हो कि a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc के। अगर मैं ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि a + b + c बराबर है 0 के, तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है? 3abc के। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर a³ - b³ - c³ है, तो इस केस में अगर मैं चेक करूं कि a - b - c किसके बराबर है, तो अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो ये किसके बराबर आएगा? 3 × a × माइनस का b × माइनस का c, इसके बराबर आएगा। बोलोगे हाँ। तो मैं चेक किया 83 - 40 - 43, तो जब चेक किया तो क्या मिला? 83 - 40 - 43 किसके बराबर मिला? 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर मिला, इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा a³ - b³ - c³ वो बराबर होगा 3 × 83 × 40 × 43, इसके बराबर होगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेहद ही आसान चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं। अब इसके बराबर होगा। अब पूछा है किससे डिविजिबल है, अब चेक करना शुरू करो। मेरे को तो पहला नंबर ही दिख रहा है 166, जिसमें 83 है, इतना बड़ा सा प्राइम नंबर। और इसमें 83 ये काट लेगा, 40 में 2 है, 2 ले लेगा। ऑप्शन ए से डिविजिबल है, लेकिन रिस्क ना लेते हुए मैं और भी ऑप्शन चेक किया। 126 में 9 है, 7 है, कहीं पे यहाँ पर 9 और 7 नहीं है। 196 में 7 है क्योंकि 14 का स्क्वायर है, उसमें भी नहीं है। 136 में 17 है, कहीं भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो इसको डिवाइड कर पाएगा। वो भी क्यों कर पाएगा? क्योंकि a + b + c 0 है, तो वो जो नंबर होगा ये किसके बराबर होगा? 3 × 83 × 40 × 43। चेक कर लिया इसमें किसका फैक्टर है, तो एक ही फैक्टर निकला, ऑप्शन ए। अगले सवाल को आप देखो, क्या है? n बराबर 55 का क्यूब + 15 का क्यूब - 72 का क्यूब, देन फैक्टर ऑफ n इज, क्या है? a + b - c बराबर 0। यहाँ पर 55 नहीं 57 होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन आएगा। देखो टाइपिंग एरर है, हमारे टाइपिंग वाले भैया थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो अब देखो क्या हुआ,
57 प्लस 15, 57 नहीं होना चाहिए लग रहा है क्योंकि 17 है ना, तो यहां पर 15 के जगह पे 17 कर लो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है कि 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब। क्वेश्चंस तो मुझको याद रहते हैं, तो इस वजह से मैं सुधार दिया। अब क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी बराबर है 0 के, तो कि जितने भी फैक्टर होंगे वो किसको किसको डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 55 इंटू 17 इंटू 72। अब जो भी नंबर इसको डिवाइड कर दे, इस सारे को, वही उसका फैक्टर होगा। 7 और 13 कर पाएगा क्या, तो कहीं 7 और 13 दिख रहा है, नहीं। 17 और 7, 17 तो कर लेगा लेकिन 7 करेगा नहीं। 3 और 13, 3 कर लेगा लेकिन 13 कर पाएगा नहीं। तो ऑप्शन डी पॉसिबल है। 3 भी कर लेगा, 17 भी कर लेगा। बेहद ही आसान चीज था, आसानी से सॉल्व हो गया। देखो कॉमन फैक्टर के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, जो भी एग्जाम में आते हैं, वो आसानी से आप सॉल्व कर लिए। इससे बाहर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप अगर मेंस के सवाल देखो, वो भी आप सेकेंडों में कर रहे हो। ऐसे सवाल देखो, तो ऐसे सवाल अभी मैं लेटेस्ट पेपर देखा था सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिलेक्शन पोस्ट में, आईसीएआर में दूसरे टाइप के सवाल थे, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में ऐसे सवाल थे। इस वजह से मैं ऐसे सवाल भी करा दिया। अभी आप कोई भी पेपर उठाओगे, उसके कॉमन फैक्टर के सवाल करोगे, तो आप सारे के सारे सवाल इजीली कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। मैं ट्राई करूंगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्लास आपको दूं। संडे को मैराथन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग आएँ, जरूर देखें। देखो ट्रिग्नोमेट्री को कैसे मैं आसानी से सॉल्व करने सिखाता हूँ। देखो पढ़े तो बहुत हो गया आप लोग ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन कैसे बोर्ड पे क्वेश्चंस को देखना, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखना और सेकेंडों में सॉल्व करना, वो आर्ट जब तक नहीं सीखोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस आर्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, थ्योरी के साथ सीखना है। तो आप संडे को आएँ और हमारे साथ पढ़ें। अभी के लिए इतना है।